देखो फिर से आगे ले रहे रोटेशनल डायनामिक्स। ये वाले वीडियो में भी हम लोग जस्ट बेसिक ही लेने वाले हैं सर्कुलर मोशन पे, जैसे एक बार रिवाइज कर रहा था। ठीक है, तो रोटेशनल डायनामिक्स कल भी बताया था, ये है हमारा चैप्टर नंबर 1, टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1। टेक्स्ट बुक लेना नहीं है अभी, देखते शायद उसमें कुछ करेक्शन हो के आए, तो मिस्टेक्स बहुत है। नोट्स भेज ही दिए, तो नोट्स में से ही पढ़ो, प्रिंट आउट निकाल लेना उसके। चैप्टर नंबर 1 कल हमने खत्म किया था इक्वेशन ऑफ मोशन पे, काइनेमेटिक इक्वेशन। अब आगे चलते हैं। सो बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। देखो एग्जांपल बता दो, ये है सन और ये है अर्थ। अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड द सन। तो यहां पे एक फोर्स है जो उसको सर्कुलर मोशन दे रहा है, एंड दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जांपल याद रखना, which is directed towards the center, यानी डायरेक्टेड towards the sun। ये हमारा हो चुका है, इसलिए हम थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर रहे हैं। हमने ये फोर्स का नाम भी देखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, which is directed towards the center। हाँ, ये दिस फोर्स जो भी होगा, ये अभी सेंट्रीपिटल फोर्स नाम नहीं देंगे, आगे लेंगे वो। ये फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट देखते हैं, ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस। और यहां पे भी एक फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक फोर्स है which is directed toward the center, उसके बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। व्हीकल का एग्जांपल लेंगे, टर्न ले रहे हैं रोड पे, तो यहाँ पे भी है फोर्स। ये पीछे से देख रहे हैं, बैक व्यू है 4 व्हीलर का, इसलिए 2 व्हील्स दिखा रहे खाली। तो यहां रहेगा, देखो गाड़ी दूर जाने की कोशिश करेगी सर्कुलर मोशन में, पुश अवे फ्रॉम द सेंटर, बट फ्रिक्शन रोक के रखेगा। तो यहां लिखते हैं, इधर डालते हैं नाम F। This F is the force of friction which is directed toward the center and it will provide necessary centripetal force, या वो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप कोई भी एग्जांपल लेंगे, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। थ्रेड है, उसको हमने एक स्टोन बांध दिया या कोई ऑब्जेक्ट बांध दिया, और ये है थ्रेड। ठीक है, या स्ट्रिंग बोल सकते हैं, स्ट्रिंग, उसको हमने एक स्टोन बांध दिया, ये है सेंटर। तो द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर इज टेंशन, टी। टी मतलब यहाँ टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स, धागे में टेंशन है। अगर धागा ब्रेक हो गया तो ऑब्जेक्ट जो है या जो स्टोन है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करेगा, इट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। सन को हटा दे तो अर्थ आल्सो फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। न्यूक्लियस हटा दे, इलेक्ट्रॉन विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। फ्रिक्शन हटा दे तो जो व्हीकल है वो रोड से नीचे चला जाएगा। टेंजेंशियल जाएगा मतलब रोड से नीचे चला जाएगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं होगा। दिख रहा ना? तो हमने जितने भी ये एग्जांपल लिए हैं, सब में एक फोर्स है which is directed toward the center, जिसके बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता। That force is called centripetal force। उसको हम बाद में लेंगे। और उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन रहेगा, इट इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और इट इज ऑल्सो नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन। इसके भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, तो हम वो डायरेक्ट ही लेंगे। ये देख लो एक बार। और ये जो जितने भी फोर्सेस है,
फ्रिक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, या स्ट्रिंग में जो टेंशन है, these all are, याद रखना है, रियल फोर्सेस। कौन से फोर्सेस है? which exist in nature। दो टाइप के फोर्सेस बताए थे, रियल फोर्सेस एंड सूडो फोर्सेस। सूडो फोर्सेस भी आएंगे अपने काम में, पर अभी फिलहाल याद रखो, ये नोट डाउन कर लेना सारे एग्जांपल, नोट्स में नहीं होंगे तो ये लिख लेना है, ध्यान रखो। तो ये सब कौन से फोर्सेस है? रियल फोर्सेस, याद रखो ये पॉइंट। सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी होंगे वो सब रियल फोर्सेस है, याद रखो। दिस फोर्सेस आर रियल फोर्सेस which exist in nature। तो नेचर में रियल फोर्सेस कौन से बता था? ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर में ही आता, ठीक है। तो ये हो गया, ये फोर्स ही है, ठीक है। तो ये रियल फोर्सेस है दो, और दो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, तो उनका भी इतना काम नहीं है। तो ये रियल फोर्सेस है, याद रखो। सो रियल फोर्सेस है सेंट्रीपिटल फोर्सेस। इस फोर्स के बिना बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर ये स्ट्रिंग यहां से ब्रेक हो गया तो ऑब्जेक्ट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली विद वेलोसिटी v। अगर ब्रेक हो गया तो, नहीं तो बाउंडेड है तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा। इसी फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा, और हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रही? डायरेक्शन। याद रखो, ये पॉइंट जो बता रहा वो दिमाग में रखो। फिल इन द ब्लैंक में आगे या कॉम्पिटिटिव का लेंगे, उसमें बोर्ड में तो काम आएंगे, कॉम्पिटिटिव में भी काम आएंगे, ध्यान रखना। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं हो सकता। सर्कुलर मोशन मतलब हर पॉइंट पे क्या चेंज हो रही? डायरेक्शन। तो हम बोल सकते हैं कि दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। फिर से याद रखना, किसी ने पूछा सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही, तो किसकी वजह से चेंज हो रही? तो हम बोल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ही वो फोर्स है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा, और सर्कुलर मोशन की वजह से ही हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही। तो ये अभी हम यूज करने वाले हैं डायरेक्शन का लॉजिक, याद रखो। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स, या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या रेडियल एक्सेलरेशन, ऐसा बोल सकते हैं। एग्जांपल याद रखना बेटा सभी, ये सब रियल फोर्सेस है, याद रखो। सेंट्रीपिटल फोर्स जो भी है वो रियल फोर्सेस है, दे आर द रियल फोर्सेस। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा, अगर वो फोर्स हटा दिए, जैसे यहां बताया है, ऑब्जेक्ट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। नो सर्कुलर मोशन इज पॉसिबल विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन और वो बाद में देखेंगे हम लोग फिर से, ठीक है। तो याद रखना, इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेंट्रीपिटल फोर्स। उसकी वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा, ड्यू टू व्हिच डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इज चेंजिंग। दिस एक्सेलरेशन या दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग डायरेक्शन, पर किसका? वेलोसिटी। चेंजिंग डायरेक्शन किसका? वेलोसिटी। ये है, नोट करो इतना, फिर बेटा आगे चलते हैं। अब ये सब क्यों बताया वो ध्यान में आएगा, देखते, ठीक है ना। इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान रखना ये एग्जांपल। तो द फोर्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और वी कैन से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, हेंस इट इज आल्सो नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन इन्हीं की वजह से चेंज हो रही, क्योंकि सर्कुलर मोशन इसकी वजह से, सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन चेंज हो रही, किसकी? वेलोसिटी की। तो वो हम यूज करने वाले हैं। वैसे वो ये जस्ट बेसिक हम वापस एक बार रिवाइज करें, वो वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, क्योंकि नोट्स में भी ये है क्वेश्चन, इसलिए मैं वापस ले रहा इसको एक बार, और क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस पे। इसलिए मैंने बोला था कि 11th का बहुत सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां हम 11th का खत्म करेंगे वहीं से 12th का शुरू होगा। तो 11th का सर्कुलर मोशन जहां से खत्म किया है वहीं से देखो 12th का सर्कुलर मोशन शुरू होगा। आगे हम उसमें रोटेशनल मोशन वो देखेंगे पार्ट 2 में। अब आगे चलते हैं, अब ध्यान दें, दिस इज अ बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
ठीक है ना। सपोज बॉडी यहां पर है, अभी ये हमारा सेंटर, ये रेडियस वेक्टर, ये हमारा सेंटर O। अब किसी ने बोला कि अगर यहां से फोर्स हटा दे तो ऑब्जेक्ट कैसे फ्लाई करेगा, टेंजेंशियली। ये है v वेलोसिटी। अगर मैं बोलूं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कौन सा सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी है, याद रखना ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो ही रही और साथ में क्या चेंज हो रहा, मैग्नीट्यूड। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों चेंज हो रहे। क्या क्या चेंज हो रहा, एक डायरेक्शन चेंज हो रही और एक मैग्नीट्यूड भी। अगर मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर दूं तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम, वो बाद में देखेंगे। तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा। अभी बताया था डायरेक्शन चेंज हो रही, उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन है उसको हमने क्या नाम दिया है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अभी बताया दो एग्जांपल, हां, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इट इज डिनोटेड बाय AR, या कहीं कहीं पे AC से भी डिनोट करते हैं, पर अभी हम फिलहाल AR से डिनोट करेंगे। AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, AR मतलब रेडियल एक्सीलरेशन, तो हम रेडियल एक्सीलरेशन ही रखेंगे, ये सिंपल AR, व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। अभी एग्जांपल बताया तो यहां बना लेते हैं, ये है हमारा सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सीलरेशन AR वेक्टर, ठीक है। अब ये हो गया डायरेक्शन। अब चेंज हो रहा मैग्नीट्यूड भी, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा, यानी अगर यहाँ 10 है तो हो सकता है यहाँ 9 हो, यहाँ 10 हो जाए फिर से, यहाँ 15 हो जाए, यहाँ 8 हो जाए फिर से, यहाँ 10, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा। तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा मतलब एक और एक्सीलरेशन आएगा जो मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा। देखो हम गाड़ी में बैठे हैं, हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं टू व्हीलर पे, हम या तो एक्सीलरेट कर सकते या डी एक्सीलरेट कर सकते। हम अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, ये टू व्हीलर स्ट्रेट लाइन में जा रही है सपोज ऐसे, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, बट जब हम एक्सीलरेट करेंगे या डी एक्सीलरेट करेंगे तो हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, तो ये भी एक एक्सीलरेशन है। तो वो जो एक्सीलरेशन है जिसकी वजह से क्या चेंज हो रहा, मैग्नीट्यूड, दैट इज अलोंग द वेलोसिटी। हम जब बोल रहे हैं कि हम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं टू व्हीलर पे, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन रहा तो हमारी स्पीड इंक्रीज होगी, और उसके अपोजिट में एक्सीलरेशन रहा तो हमारी स्पीड डिक्रीज होगी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे या तो एक्सीलरेशन इधर होगा तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, या एक्सीलरेशन इधर होगा, यानी अगर स्पीड इंक्रीज हो रही तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन, और अगर ये स्पीड डिक्रीज हो रही, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा, जैसे हम ब्रेक लगाए तो आगे जा रहे थे, ब्रेक ने पीछे खींचा है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता तो हम रुक जाएंगे। तो अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही, मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा उसका, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है। पर चाहे तुम ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, टेंजेंशियल ही है तो उसको हम अभी फिलहाल इधर ही ड्रॉ करते हैं। दिस एक्सीलरेशन इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो हम यहां लिखेंगे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और इट इज डिनोटेड बाय सिंबल A। इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं वापस, थोड़ा सा बड़ा बना, ठीक है। वेलोसिटी भी बना लेते हैं, ये है वेलोसिटी, और उस डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। देखिए समझ में आएगी। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ध्यान रखो, हम कौन सा सर्कुलर मोशन कंसीडर कर रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा और डायरेक्शन भी। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए कौन सा एक्सीलरेशन रिस्पांसिबल है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, बट मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा तो या तो, फिर से बोलना, हम टू व्हीलर पे जा रहे स्ट्रेट लाइन में, हम एक्सीलरेट करेंगे तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्स है या एक्सीलरेशन है, तो हमारी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। और अगर हमको रोकना है तो हम डी एक्सीलरेट करेंगे,
तो हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा तो हमारी टू व्हीलर रुक जाएगी। या फिर जैसे गाड़ी बंद है, हम धक्का मार रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में हम धक्का मारेंगे, ये ऐसा रहेगा। फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन है, ये देखो हम सेम डायरेक्शन में मार रहे हैं, तो इधर लेके जाना है वेलोसिटी और इधर है फोर्स या फिर एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, या फिर सामने से किसी ने बॉल फेंका समझो मेरी तरफ, मुझे रोकना है तो मुझे उसके अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर वेलोसिटी ये डायरेक्शन में है और फोर्स में ये डायरेक्शन में लगाओ या एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में लगाओ तो वो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज। वही यहां बोल रहे हैं, या तो एक्सेलरेशन इधर होगा या एक्सेलरेशन इधर होगा, डिपेंडिंग कि स्पीड यानी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा या डिक्रीज हो रहा, बट टेंजेंशियल ही रहेगा, इसीलिए अभी फिलहाल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिख रहे हैं उसको। ये समझ में आया ना? तो अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट तो स्पीड इंक्रीज होगी, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड डिक्रीज होगी, पर रहेगा टेंजेंशियल, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल है तो मैग्नीट्यूड जो चेंज हो रहा है वो एक्सेलरेशन टेंजेंशियल ही रहेगा। तो याद रखो अभी वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन भी चेंज हो रहा और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा, दोनों चीजें चेंज हो रही। तो अब जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा उसके लिए जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन चेंज हो रही उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ध्यान दो, इसको एक पैरेललोग्राम में या रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लिया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये डायरेक्शन में रहेगा। तो AT और AR के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हमारा जो एंगल फॉर्मूला है R √(p² + q²) वेक्टर वाला प्लस ट्वाइस pq cos थीटा, तो इसके और इसके बीच में एंगल 90 है तो cos 90 इज 0, तो वो छोड़ दो, तो ये है हमारा p, ये है हमारा q, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा A = √(p² + q²). सो AR² + AT², ये भी हमने बताया था उस टाइम, देख लो फिर भी एक बार, ये फॉर्मूला याद रहेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी ने रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला तो हम निकालेंगे √(AR² + AT²). एंगल देखेंगे फिर, एंगल पूछा समझो, ये तो 90 है दोनों के बीच में, पर एंगल पूछा ये, तो अपोजिट है AT और एडजेसेंट है AR, तो हम लगाएंगे tan थीटा। अपोजिट AT अपॉन एडजेसेंट AR। ये एंगल पूछा तो ये एंगल आया है 90 में से माइनस करके दूसरा एंगल निकाल सकते हैं, तो एंगल जनरली पूछेंगे नहीं, फिर कॉम्पिटिटिव के लिए याद रखो एंगल निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो लीनियर एक्सेलरेशन है, एक है डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय AR। वेक्टर है तो वेक्टर भी डाल सकते हैं, यहां पे भी डाल दो। सो हम ऐसे लिख सकते हैं पहले A = AT AR + AT वेक्टर फॉर्म में, और ये उसका मैग्नीट्यूड का आंसर और ये डायरेक्शन का हो गया, चलता है ऐसे। तो ये थोड़ा रैंडम लिख लिया है आप लोगों ने, इनके नीचे एक लिख लेना पॉइंट याद रखने के लिए, तो इतना नोट डाउन करो। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन, एक डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन, उसी की वजह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा, और एक एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसकी वजह से क्या चेंज हो रहा, मैग्नीट्यूड टेंजेंट के अलोंग है इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये रेडियल एक्सेलरेशन क्योंकि रेडियस के अलोंग। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाला है हमने ये वाला फॉर्मूले से, AR² + AT² मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर फॉर्म। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा वो भी देखते हैं, पहले इतना नोट करो। तो याद रखना नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये है रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड, ये है रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन।
ये सब बेसिक है, पहले हो चुका है। फिर से पूरा इसके पहले वाला ये वीडियो वापस रिवीजन ही है। पहले 3 वीडियो जो क्वेश्चन के बेसिस मैंने 8, 9, 10 वो अगर आपने देखे होंगे तो ये जस्ट रिवीजन है। नोट्स में जो पॉइंट है वो लिखने की जरूरत नहीं है, जो पॉइंट नोट्स में नहीं होंगे वो फिर आप लोग चाहे तो समझने के लिए लिख सकते, क्योंकि नोट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर समझाते समय अपन 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले ही लेते। नोट्स शेयर नहीं करना बेटा, फिर से बोल रहा, नोट्स अपने पास ही रखना, प्रिंट निकाल के शेयर करना नहीं है। पीडीएफ जो भेज रहे हो वो शेयर नहीं करना है, आपके लिए है, अपनी क्लास के लिए है, अपने तक ही रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको हटा दो। चलो अब ध्यान रखिए, यही लिख रहा है हेडिंग, कौन सा सर्कुलर मोशन ले रहे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन याद करो, इफ द बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है स्पीड का ये है कांस्टेंट। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो रहेगी 0, ठीक है। तो देखो स्पीड यानी बार में दिया है, देखो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, बॉडी इज यानी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है, इफ द बॉडी इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी वर्ड यूज नहीं करता, फिर से बोल रहा स्पीड वर्ड, मैग्नीट्यूड सेम। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो उस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन कितना, 0। तो याद रखो, अगर हम बोले रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कौन सा रहेगा, फिर ये तो 0 हो गया तो सिर्फ बचेगा एआर, तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इज ओनली 1, रेडियल एक्सीलरेशन ये बचेगा, उसमें ये कैंसिल कर देगा, तो ये नहीं रहेगा, ध्यान रखो। तो एटी की वैल्यू 0, AR स्क्वायर रूट हट गया, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन खत्म। तो याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जिसको यूनिफॉर्म स्पीड से जो मूव हो रहा है उसके लिए हम एक्सीलरेशन 0 बोलते हैं, पर सर्कुलर मोशन को फिर भी एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक्सीलरेशन 0 है पर दूसरा एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, ये 0 हुआ है, ये 0 नहीं हुआ है, ये 0 हो गया तो बॉडी सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म नहीं करेगी। तो याद रखना, किसी ने पूछा कि जहां स्पीड 0 रहती वहां हम बोलते हैं एक्सीलरेशन 0 है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम फिर भी एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं, एक्सीलरेशन 0 होने के बाद में भी। तो आंसर ये देना, किसी ने ऐसा पूछा तो कि एक एक्सीलरेशन नहीं है, कितने एक्सीलरेशन है, 2, उनका ये रिजल्टेंट है। एक एक्सीलरेशन 0 हो गया तो क्या हुआ, दूसरा एक्सीलरेशन है, जिसकी वजह से क्या चेंज हो रही, डायरेक्शन। ड्यू टू दैट वी आर कॉलिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन, क्योंकि एक एक्सीलरेशन 0 हुआ है, दूसरा नहीं है, दूसरा है अभी भी 0 नहीं है, वो ध्यान रखो। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन AR रहेगा, AT की वैल्यू 0। तो मैं बेटा के एक बार फिर से अच्छे से लिख देता हूं, जस्ट कॉन्सेप्ट देख लो भाई। तो याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को किसी ने बोला कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है, फिर भी उसको एक्सीलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं, एक्सीलरेशन 0 होने के बाद में भी क्यों एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं, तो बताते आना चाहिए कि एक एक्सीलरेशन 0 है पर दूसरा जो डायरेक्शन चेंज करने वाला एक्सीलरेशन है व्हिच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, इट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन व्हिच इज नॉट 0। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं, भले ही उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 है, ध्यान रखो, ठीक है। तो ये याद रखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या है लॉजिक, एक बार शॉर्ट में लिख देता कंडीशन खाली। तो देखो फिर से जस्ट कंडीशन लिखना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज नॉट 0, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज आल्सो नॉट 0, दोनों भी 0 नहीं है, दोनों भी प्रेजेंट है। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन इज AR स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर,
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। AT की वैल्यू 0 है, बट अगेन स्टिल सर्कुलर मोशन है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट 0। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अभी बताया था, फिर से एक बार लिख देते हैं, AR² + 0, ये तो 0 हट गया, स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये है। तो याद रखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भले ही 0 है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है किसकी वजह से, इसकी वजह से, तो ये एक्सेलरेशन है अभी भी, इसीलिए एक्सेलरेशन टेंजेंशियल 0 होने के बाद में भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं, बिकॉज देयर इज वन मोर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये याद रखो, ये नॉन, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, या रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वही रहेगा, AR, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये देखो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें। इसके बाद वाले वीडियो में समझो आगे वाला पोर्शन शुरू हो जाएगा। ना इधर बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही लेंगे अब। ये है डायरेक्शन, यहां से यहां समझो ऑब्जेक्ट गया, यहां पे आके समझो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग ब्रेक हो गया समझो, तो ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, टेंजेंशियली विद लीनियर वेलोसिटी v। अब ध्यान से सोचो क्या बोल रहा मैं, अगर हम ये देखो, ये समझो ऑब्जेक्ट टाइप किया हुआ है हमने, ये हमारी स्ट्रिंग है, हम इसको ऐसे गोल घुमा रहे हैं। अब धीरे अगर गोल घुमा रहे हैं यानी एंगुलर वेलोसिटी कम है, अब अगर ये स्ट्रिंग ब्रेक हुआ तो ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी भी कम रहेगी। बट अगर जोर से घुमा रहे हैं, ऐसे स्पीड से घुमा रहे हम लोग, और अगर मैंने इसको रिलीज कर दिया या स्ट्रिंग ब्रेक हो गया, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है तो लीनियर वेलोसिटी भी ज्यादा रहेगी। समझ में आ रहा है? तुम लोगों ने देखा होगा हैमर थ्रो, तो वहां क्या होता, प्लेयर रहता है एक, उसके हाथ में एक ऐसा हैंडल है, चेन है, और उसको एक मेटल का स्फीयर बांध देते हैं, ओलंपिक वगैरह में भी वो गेम है, और फिर उसको गोल घुमाते हैं ऐसा, ठीक है, खुद भी गोल घूमेंगे, पहले हाथ से गोल घुमाएंगे, फिर वो गोल घूमना शुरू हो गया, फिर खुद भी उसके साथ गोल घूमना शुरू होंगे, और गोल घूमते घूमते फिर वो थ्रो करेंगे उसको, तो हैमर थ्रो बोलते हैं उसको, ठीक है, सर्कुलर मोशन लेंगे। तो जितना वो स्पीड से गोल घूमेंगे और उसको रिलीज करेंगे, जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी रहेगी उतनी ज्यादा उस हैमर को लीनियर वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इसकी वजह से है कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा और v के बीच में रिलेशन है जो हम डिराइव कर चुके ना, तो हम अभी डायरेक्ट लिखेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये हो चुका है 11th का वीडियो देख लेना 3 बजे, उसमें देखना है। तो ये फिर से बता रहा, जितना तेज आप उसको घुमाएंगे यानी जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी है, अब अगर मान लो मैंने यहां से स्ट्रिंग ब्रेक हो गया या टूट गया या मैंने छोड़ दिया, फोर्स हट गया, तो उतना ज्यादा लीनियर वेलोसिटी मिलेगी। तो जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी उतनी ज्यादा लीनियर वेलोसिटी, और रिलेशन था ये वाला v = r ओमेगा, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है। और अगर डायरेक्शन के फॉर्म में लिखूं तो याद रखना वेक्टर है v = ओमेगा क्रॉस r। यहां तुम कुछ भी लिखो, r ओमेगा लिखो, ओमेगा r लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, पर यहां ओमेगा क्रॉस r की जगह तुमने r क्रॉस ओमेगा लिख दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा?
क्योंकि हमने पहले ही देखा है क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। हाँ, अगर आपको ऐसा लिखना ही है तो फिर क्या डालना पड़ेगा, माइनस से, तो आप ऐसा लिख पाएंगे बिकॉज हमने देखा है a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a, तो माइनस डालेंगे तो लिख सकते हैं। बट ये याद रखो वेक्टर फॉर्म में ऐसे ही लिखना, या माइनस डालेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ये लिखना नहीं है, ये याद रखना। मैग्नीट्यूड में कुछ भी लिखेंगे तो चलेगा। दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी रहेगी उतनी ज्यादा लीनियर वेलोसिटी रहेगी। ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ये वेक्टर के फॉर्म में। देखो ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं, फिर से बोल रहा मोशन के जो वीडियो नंबर थे 8, 9, 10 मैंने आप लोगों को भेजे थे देखने के लिए। बेटा सब कुछ क्लास में जब हो रहा था तो पता भी चल रहा था, किसी को पूछ भी लेते थे कि बता ये लॉग बताओ या वो लॉग बताओ, तो कैसा पता चलता था कि किसको देखना आ रहा है, किसको नहीं देखना आ रहा है, या किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया। अब कैसा है, मैंने 3 वीडियो डाल दिए और बोल दिया देख लो, पर अगर आप लोगों ने देखे ही नहीं और ये देखना शुरू कर देंगे तो बोलेंगे फिर ये कहाँ से आया, जो कि हो चुका है पहले। ठीक है, तो जितना बोल रहा हूँ उतना आप लोगों को घर पे अच्छे से करना है। अब फिलहाल चल रहा मार्च, जरूरी नहीं है मार्च में भी ओपन करने की परमिशन मिले नहीं मिले, अप्रैल में हो या मई में हो, जब भी आएंगे हम लोग तब हम इसके न्यूमेरिकल शुरू करेंगे। तो बेटा ये ऑनलाइन जो ले रहे फिर वो हम क्लास में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम वही चैप्टर को वापस क्लास में पढ़ाए 10 दिन 15 दिन। हाँ, न्यूमेरिकल्स हम क्लास में ही लेंगे इसके, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि न्यूमेरिकल हम ऑनलाइन नहीं लेंगे, जहां तक कोशिश है ऑफलाइन ही लेंगे जब हम सामने आएंगे। जैसे ये चैप्टर खत्म हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 11th का है, तो वो हम क्लास में ही लेने की कोशिश करेंगे। पर अगर ऐसा लगा कि नहीं यार आगे बढ़ सकता हो और लॉकडाउन या क्लासेस शुरू होने की परमिशन नहीं मिलेगी तो फिर हम उसको भी ऑनलाइन लेना ही पड़ेगा। तो बेटा हम जो ले रहे हैं वो आप लोगों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरा ध्यान नहीं है, मैं पूछ नहीं सकता आप लोगों को डेफिनेशन या ऐसा नहीं बता सकता, तो आप लोगों को करना पड़ेगा। और जूम पे भी ले सकते एक्चुअल में, पर प्रॉब्लम 12th वालों के साथ भी ऐसा ही गया था कि किसी का कनेक्शन है किसी का नहीं है, कि कोई वो टाइम पे ज्वाइन हो पाया नहीं हो पाया, या किसी उस टाइम पे किसी और की बैच है, तो इसीलिए फिर ये वीडियो डाल रहा है। फिर से बोल रहा हूँ अगर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी रहे वीडियो देखने के बाद व्हाट्सएप पे कर दो मैसेज, या फिर कॉल कर सकते हैं शाम को 4 से 6 के बीच में। ठीक है, तो इसको ऐसा लिखेंगे तो माइनस साइन पर जल्दी लिखना नहीं, यही याद रखना। और उसके बाद इस पर से हमने निकाला था नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन लीनियर, तो यहाँ पे है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा। तो इस पर से निकाला था हमने, देख लेना हो डिराइव किया हो, AT is equals to R alpha. So this is the relation between tangential acceleration and angular acceleration. और वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिखेंगे तो आपको याद रखना है, ऐसे लिखना है AT is equals to अल्फा क्रॉस R। फिर से बोल रहा क्रॉस प्रोडक्ट है इसीलिए ये कुछ भी लिखेंगे तो चल जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा R कर दो, यहाँ पे भी लगे तो ओमेगा R कर दो, वो प्रॉब्लम नहीं है। पर ये थोड़ा सा याद रखना है कि ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है, याद रखना ये क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है। मल्टीप्लिकेशन है बट स्केलर या वेक्टर वो देखना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये भी क्रॉस प्रोडक्ट है। ये रिलेशन हमारे हो चुके हैं, देखिए फिर आगे चलते हैं। Relation between linear velocity and angular velocity. This is the relation between tangential acceleration and angular acceleration. अब आगे कुछ डेफिनेशंस दे रहे हैं, ध्यान रखो। यूनिफॉर्म circular motion period present. First, याद रखना uniform circular motion is a periodic motion.
Uniform circular motion is a periodic motion. Now what is a periodic motion? पहले भी बताया है, the motion that repeat itself after a definite interval of time. एक फिक्स टाइम के बाद वो मोशन अपने आप को रिपीट करेगा, such motion is called periodic motion. सर्कुलर मोशन ही पीरियोडिक मोशन रहता है ऐसा जरूरी नहीं है. सिंपल पेंडुलम वो ऑसिलेट होगा, तो यहाँ से गया इधर, यहाँ से गया इधर, फिर यहाँ से इधर आ गया, यहाँ से इधर आ गया, फिर वापस वही मोशन को रिपीट करेगा. तो अभी हम सर्कुलर मोशन के लिए ले रहे, तो फिर सर्कल यहाँ से शुरू हुआ, वापस वहीं पे आ गया, फिर वही पाथ बार बार रिपीट होगा. बट अगर टाइम पीरियड सेम है देन इट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. सिंपल पेंडुलम का भी पीरियोडिक मोशन हो सकता है, जरूरी नहीं है सर्कुलर मोशन ही पीरियोडिक रहते हैं, और भी पीरियोडिक मोशंस है. तो डेफिनेशन फिर से सुनना, द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ, जो अपने आप को रिपीट करेगा, मोशन अपने आप को रिपीट करेगा बट आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसको पीरियोडिक नहीं बोल सकते हैं, वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है उसको सेम टाइम लगेगा. तो याद रखो, व्हाट इज अ पीरियोडिक मोशन? द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ, मोशन अपने आप को रिपीट करेगा बट आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है, यहाँ से शुरू किया ए पॉइंट से बी पॉइंट पे वापस आए, वहीं पे वापस आ गए. बट नॉन यूनिफॉर्म में समझो पहली बार लगा 10 सेकेंड, दूसरी बार लगा 20 सेकेंड, फिर तीसरी बार लगा 15 सेकेंड, तो ये पीरियोडिक मोशन नहीं हुआ, भले ही मोशन बार बार रिपीट हो रहे. बट अगर हर बार 10 सेकेंड लग रहा तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और वो पीरियोडिक मोशन है. ठीक है, समझ में आ रहा है? टाइम अगर सेम लग रहा होगा और मोशन बार बार रिपीट हो रही इतने ही फिक्स टाइम के बाद, देन दैट मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. तो नॉन यूनिफॉर्म पीरियोडिक भी हो सकता, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता, वो कंडीशन हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में देखेंगे. ठीक है, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन याद रखना, इट इज अ पीरियोडिक मोशन. It is the motion that repeats itself after a definite interval of time. Now, second, period. It is denoted by T. हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. बॉडी ने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से गया, वापस वहीं आ गया सेम पॉइंट पे. The time taken by the body to complete one rotation, जो बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही, the time taken by the body to complete one rotation या complete one circle is called period. is called period. period का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? देखो, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो हम यहां से शुरू किए, ठीक है, और गोल घूम के वापस वहीं पर आ गए. तो कितना एंगल कवर हुआ रेडियस वेक्टर का? यहां से गए, ये कंप्लीट हुआ और हम वापस यहां आ गए, तो 360. ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 360 2 पाई. 360 को रेडियन में लिखना है 2 पाई अपॉन जो टाइम पीरियड लगेगा उसको लगेंगे स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी. तो ये फॉर्मूला याद रखो. आप चाहे तो टाइम पीरियड भी यहां लिख लेते, टी इज इक्वल्स टू इधर ट्रांसफर कर दो 2 पाई अपॉन ओमेगा. व्हाट इज अ पीरियड? The time taken by the body which is performing uniform circular motion to complete one rotation, it is called period. उसको हम बोलते हैं period. ये हो चुका है पहले. हाँ, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं. फ्रीक्वेंसी, इसको डिनोट करते हैं n से, और उसका फॉर्मूला भी हो चुका है, डायमेंशन की टाइम भी लिया है. हाँ, n is equals to 1 upon t. फिर से सुन लो, the motion that repeat itself after a definite interval of time, it is called periodic motion. तो वो definite interval of time जिसमें वो एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा उसको क्या बोलते हैं? पीरियड. पीरियड इट इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी. सर्कुलर मोशन में लिख रहे तो हम लिखेंगे द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रोटेशन. वन रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है इट इज कॉल्ड पीरियड. उतने ही टाइम के बाद बॉडी वापस वही मोशन क्या करेंगे? रिपीट. तो पीरियड में ये चीज याद रखो, ये याद रखना. टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड, घड़ी के लिए लिख रहे हैं, वॉच के लिए, इट इज 60 सेकेंड्स. एक रोटेशन 60 सेकेंड में कंप्लीट होगा. न्यूमेरिकल आया तो ये वैल्यू गिवन नहीं रहेगी, हमको याद रखना है. टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड, इट इज 60 मिनट्स. टाइम पीरियड ऑफ आवर हैंड,
इट इज 12 आवर्स रहता, ध्यान रखना, नहीं तो उसको 24 आवर्स कर देंगे। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, बट स्पिन के लिए मतलब खुद के राउंड इट इज 24 आवर्स। ये भी गिवन नहीं रहेगा, हमको याद रखना है। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अगेन, बट किसके राउंड, सन के राउंड, तो हम लेंगे 365 डेज। तो ये वैल्यूज गिवन नहीं रहती, ये हमको याद रखना है। ये वॉच के लिए हो गए तीनों कांटों के टाइम पीरियड, और ये अर्थ का टाइम पीरियड स्पिन का यानी खुद के एक्सिस के राउंड, ये सन के राउंड 365 डेज। तो ये वैल्यूज गिवन नहीं रहेंगी जब न्यूमेरिकल आएंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। तो सेकंड हैंड कितना टाइम लेगा हर बार एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, दैट इज पीरियड। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ दैट सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। फैन अगर स्लो घूम रहा मतलब नंबर ऑफ रोटेशन कम हो रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी कम है। फास्ट घुमाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ रोटेशन ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट है या तो सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं, 1 टाइम है, या साइंटिस्ट के नाम पे है हर्ट्ज। तो देखो हम फॉर्मूला यहां से बना रहे हैं उसको, एक ओमेगा इट इज इक्वल्स टू 2 पाई 1/t की जगह आप लिख सकते हैं n। तो ये एक फॉर्मूला ओमेगा का और ये एक फॉर्मूला ओमेगा के याद रखना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना लेते हैं, n इज इक्वल्स टू 1/t, सो n इज इक्वल्स टू इसका रेसिप्रोकल t ओमेगा अपॉन 2 या ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई, वही है देखो। तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन, पीरियड, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। नोट डाउन करो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सब बेसिक है, ये याद रख, नोट डाउन करो। ना इसके बाद हम लेंगे हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, और उसके बाद आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से फिर आगे का हमारा नहीं हुआ है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो इतना आप लोगों ने अच्छे से देख लो। अब नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट पार्ट यानी इसके आगे वाला पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन में, क्योंकि ये टेक्निक में सब दिया है। फिर डेफिनेशन बोलो या इक्वेशन बोलो, फिर इन द ब्लैंक में कुछ आया तो कॉन्सेप्ट याद रखना है सब, ठीक है। तो 3 वीडियोस देख ही लेना है, फिर भी एक बार जस्ट रिवीजन लिया है तो वीडियो देखे होंगे तो ठीक ही है, क्योंकि हमने डिराइव कुछ नहीं किया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डेरिवेशन भी वहां पर था, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी भी वहीं पे था। ध्यान से देखेंगे तो कोनिकल पेंडुलम हम लोगों ने वहां डिराइव किया है, तो कोनिकल पेंडुलम अभी 12th में भी है, तो हम फिर से डिराइव करेंगे। अब है तो फिर से डिराइव कर लेंगे, तो डेरिवेशन उसका भी है कोनिकल पेंडुलम का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फिर हम लेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके बाद आएगा फिर उसके एप्लीकेशन, समझो सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन। व्हीकल मूव हो रहा तो कितनी स्पीड चाहिए, किससे ज्यादा स्पीड हुई तो क्या होगा, सेफली मूव कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो सब एग्जांपल। कोनिकल पेंडुलम, फिर उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तब वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बाद हमारा सर्कुलर मोशन वाला पार्ट खत्म होगा, उसके बाद हमारा रोटेशनल मोशन वाला पार्ट चालू होगा। तो चैप्टर का नाम वही है, रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल मोशन में भी पार्टिकल्स अभी सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करते हैं, तो सर्कुलर मोशन के भी इक्वेशन रोटेशनल मोशन में काम आएंगे। एक ही चैप्टर है, पुराने सिलेबस में ये 2 अलग अलग चैप्टर थे। सर्कुलर मोशन अलग था, पर उसमें कैसा था 11th में अलग नहीं था सर्कुलर मोशन, 11th 12th का जो हम पढ़े सर्कुलर मोशन पूरा एक साथ नहीं था, और रोटेशनल मोशन अलग था। अब उन्होंने आधा सर्कुलर मोशन 11th में डाल दिया, आधा 12th में डाल दिया, और उसको रोटेशनल मोशन के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, अब नेक्स्ट वीडियो में शुरू होगा। समझो अब 12th का पोर्शन चालू हो गया। ये सब भी है 12th में, अभी जो मैंने फर्स्ट 2 वीडियो में लिया वो भी याद रखना है, वो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर ये बेसिक हमारा 11th में भी हो चुका है। हमने इक्वेशन डिराइव नहीं किए है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का भी हमने नहीं किया है क्योंकि वो 11th में हो चुका है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन हम कल डायरेक्ट लिख लेंगे,
रिलेशन v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, at इज इक्वल्स टू r अल्फा, वो भी हमने डिराइव नहीं किए, वो भी हमारे 11th में हो चुके हैं, इसलिए वो 11th के वीडियोस एक बार आप लोगों ने देख लेना। वीडियो कौन से, मोशन 8, 9, 10, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।